हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम देखेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिंदी ए के सभी कविताओं के सार। तो चलिए पहली कविता से शुरू करते हैं। आत्मपरिचय, हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविता। इसका सार देखेंगे क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि ने व्यक्ति के लिए समाज से निरपेक्ष एवं उदासीन रहना ना तो संभव है ना ही उचित है, इस बात पे प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति के लिए समाज से निरपेक्ष एवं उदासीन रहना ना तो संभव है ना ही उचित है। अपने व्यंग्यवाणों शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट मिले, पर दुनिया से कटकर व्यक्ति अपनी पहचान नहीं बना सकता। परिवेश ही व्यक्ति को बनाता है, ढालता है। इस कविता में कवि ने समाज एवं परिवेश से प्रेम एवं संघर्ष का संबंध निभाते हुए जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की बात की है। व्यक्ति और समाज का संबंध इसी प्रकार का है, प्रेम का है और संघर्ष का है, जिसमें कभी आलोचना की परवाह ना करते हुए संतुलन स्थापित करते हुए चलता है। कभी सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर नई सोच अपनाने पर जोर देता है। अगला एक गीत में कविता में कवि कहते हैं कि समय बीतते जाने का एहसास लक्ष्य प्राप्ति करने के प्रयास के लिए प्रेरित करता है। मार्ग पर चलने वाला राही ये सोचकर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। पक्षियों को भी दिन बीतने के साथ एहसास होता है कि उनके बच्चे कुछ पाने की आस में घोंसले से झांक रहे होंगे। ये सोचकर उनकी गति तेज हो जाती है और वो जल्दी जल्दी अपने मंजिल तक जाने की सोचता है। कविता में आशावादी स्वर देखने को मिलता है। गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में फुर्ती भर देता है। आशा की किरण जीवन की जड़ता को समाप्त कर देती है। यह है कविता एक गीत। आगे पतंग कविता धनवा जी की लिखी हुई कविता है। यहाँ पे जो कवि है वो बताते हैं कि जब मौसम बदलता है और शरद ऋतु आता है तो किस तरह का वातावरण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। पतंग कविता में कवि आलोक धनवा जी बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों तथा प्रकृति के साथ उनके रागात्मक संबंधों को बहुत ही अत्यंत सुंदर तरीके से चित्रण किए हुए दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं कि भादों का मास गुजर जाता है, भादों का महीना खत्म हो जाता है और उसके जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। शरद ऋतु के आगमन से माहौल में उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। शरद ऋतु का ये चमकीला जो इशारा है, ये चमकीला इशारा बच्चों को प्रेरित करता है, बुलाता है इसलिए पतंग उड़ाने के लिए। और पतंग उड़ाने के लिए जो मंद मंद हवा वायु है उसे शरद ऋतु चलाकर आकाश को इस योग बना देता है कि दुनिया की सबसे पतली और रंगीन कागज बांस की पतली कमानी से बनी हुई पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। बच्चे के पाँव में कोमलता देखते हुए दिखाई पड़ता है। जब वो कोमलता को देखकर धरती उन्हें अपने पास बुलाती है। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित से भर उठते हैं और उस समय उनका शरीर जो होता है संगीतमय ताल पर हवा से लहराता है। पतंग को उड़ाते समय बच्चे बिल्कुल सभी खतरों से बेखबर रहते हैं। इस बात को कवि अपनी कविता में दर्शाते हैं। इस कविता में बाल मनोविज्ञान, बाल क्रिया, कल्पनाओं एवं इच्छाओं का सुंदर आंकलन किया गया है। अगली कविता के बहाने में कवि कविता के कवित्व शक्ति का वर्णन करते हैं। कविता चिड़िया की उड़ान की तरह कल्पना की उड़ान है, परंतु चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, जबकि कविता अपनी सीमाओं से परे होती है। वो अपनी कल्पनाओं के पंख लगाकर देश और काल की सीमाओं से परे उड़ जाती है। फूल कविता को लिखने की प्रेरणा तो बनता है, परंतु कविता का महत्व बिना मुरझाए सदियों तक अपनी खुशबू बिखेरता है। कविता बच्चों के खेल के समान है और उस समय और काल की सीमाओं की परवाह किए बिना अपनी कल्पना के पंख पसार कर उड़ने की कला रखता है। मानवीय विमोह के माध्यम से जो कवि हैं काव्य रचना प्रक्रिया को प्रस्तुत करते हैं। कविता में चिड़िया, फूल और बच्चे के प्रतीकों के माध्यम से बच्चों की रचनात्मक ऊर्जा की तुलना की जाती है। चिड़िया को उड़ान, फूल का विकास अपनी सीमा से आवृद्ध है, परंतु कवि की कल्पना शक्ति बालक के स्वप्न और ऊर्जा के तरह असीम है। साहित्य का महत्व
प्राकृतिक सौंदर्य की अपेक्षा मानव भाव सौंदर्य की श्रेष्ठतम का प्रतिपादन किया गया है इस कविता में, जो कि इस कविता का विशेषता रही है, इस कविता की विशेषता दिखाई पड़ती है। आगे की जो कविता है वो है बात सीधी थी पर। इस कविता में भाषा का प्रयोग किस तरह होना चाहिए और भाषा का महत्व क्या होता है, इस बात पर बल दिया गया है कि भाषा क्या अहमियत रखती है। इस बात को कवि ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि एक बार उस सरल सीधे काव्य की अभिव्यक्ति में भी भाषा के चक्कर में इस प्रकार फंस जाते हैं कि वो उसका अर्थ ही बदल कर रख देते हैं। जिस प्रकार जोर जबरदस्ती करने से कील की चूड़ी क्या हो जाती है, भर जाती है, और वो चूड़ी विहीन कील की तरह ठोकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार भाषा में भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। अगर भाषा को सही तरह प्रयोग ना किया जाए तो क्या होता है, उस भाषा से उस काव्य की जो अर्थ होता है वो अर्थ विहीन हो जाती है, उसका महत्व खत्म हो जाता है। अंत में एक शरारती बच्चे के समान कवि के मन से, कवि के भाव ने कवि से पूछा कि क्या अभी तक भाषा का स्वाभाविक प्रयोग करना नहीं सीखा। ये प्रश्न कवि को आत्मविभोर करती है और वो समझ जाते हैं कि वह एक सीधी सी बात को किस तरह से भाषा के चक्कर में पड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। इस कविता में भाषा की सर्वेक्षण शक्ति का महत्व दिखाई पड़ता है। अगली कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज वास्तव में ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि किस तरह से लोग अपने स्वार्थ के लिए अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन को भी समाज के सामने प्रस्तुत करता है, उसका उपयोग करता है, प्रयोग करता है। कविता का सार है, दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन की पीड़ा को पर्दे पर लाया जाता है। साक्षात्कारकर्ता उसके निजी सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो स्वयं को पूर्ण मानकर एक अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाला हुआ है। मीडियाकर्मी अपाहिज की लाल सूजी हुई आंखों की पीड़ा की सांकेतिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। और क्या इसमें दिखाया गया है कि प्रसारण में समय खत्म होने के कारण मीडियाकर्मी इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि कार्यक्रम अगर समाप्त हो जाता है उसके बाद अगर व्यक्ति रोता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना ही मीडिया कर्मियों का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है। वास्तव में उस अपाहिज व्यक्ति से या सामाजिक सरोकार उसमें दिखाई नहीं पड़ता। वो उसे समाज से लेना देना नहीं होता है, बल्कि उसे स्वयं अपने प्रसारण से लेना देना होता है। इस बात को इस कविता में दर्शाया गया है। अगली कविता है उषा। कविता उषा में कवि ने सूर्य उदय के साथ आकाश मंडल के रंगों का जादू का सुंदर चित्रण वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि सूर्य उदय के समय प्रातःकालीन आकाश नीले शंख की तरह नीला दिखाई देता है। भोर कालीन नभ की तुलना काली सील से की गई है, जैसे लगता है कि अभी अभी किसी ने उस पे केसर पीसकर उसको धो दिया हो। कभी उसे राख की तुलना करता है, कहते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो किसी ने चौके में अभी अभी चौके को राख से लीपा है और वो अभी गीला पड़ा है। नीले गगन में सूर्य की किरणें ऐसी दिखाई देती है कि मानो कोई सुंदरी नीले जल में नहा रही हो। ये है उषा का सार। आगे है बादल राग। बादल राग इस कविता में निराला जी इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि निराला जी की ये कविता अनामिका के 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उनका 6वां खंड हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि परिवर्तन के लिए क्रांति रूपी बादल का आह्वान करता है। इस कविता में बादल क्रांति या विप्लव का प्रतीक माना गया है। कवि क्रांति के बादल के संबोधित करते हुए कहता है कि जन मन से भी आकांक्षाओं से भरी तेरी नाव समीर रूपी सागर पर तैर रही है। अस्थिर सुख पर दुख
की छाया दिखाई पड़ती है। संसार के लोगों के हृदय में दुख भरा पड़ा है। उन पर निर्दयी विप्लव अर्थात क्रांति की माया फैली हुई है। बादलों की गर्जन और मूसलाधार बारिश से बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत घबरा जाते हैं। उन्हें उखड़ कर गिर जाने का भय उन्हें सताता है। लेकिन ऐसे मूसलाधार बारिश और गर्जन में भी, बादलों के गर्जन में भी छोटे छोटे पौधे हाथ हिलाकर बादलों का आगमन करते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार शोषित वर्ग क्रांति के आगमन का स्वागत करती है। और इसमें देखा जाता है कि चूंकि निराला जी एक छायावादी कवि रहे तो साम्यवादी प्रभाव से भी जुड़े रहे और मुक्त छंद हिंदी जो है उन्हीं की। तो ये थे सीबीएसई बोर्ड के हिंदी के कुछ पोयम। बाकी के पोयम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए